हेलो स्टूडेंट्स, गेट 2021 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सवाल पूछा गया था। जनरल प्लेन मोशन का बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसको हम लोग दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द व्हील्स एंड द एक्सल सिस्टम लाइंग ऑन अ रफ सरफेस इज शोन इन फिगर। कह रहा है कि ईच व्हील्स हैज अ डायमीटर ऑफ 0.8 मीटर एंड अ मास 1 kg। बढ़िया। एज्यूम दैट द मास ऑफ द व्हील इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द रिम। ठीक है, तो बेसिकली ये रिंग की बात कर रहा है। ये जो व्हील है आपका वो रिंग के शेप, मतलब रिंग का जो भी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह लेते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होगी। एंड नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्पोक्स। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द एक्सल इज 0.2 मीटर एंड इट्स मास इज 1.5 kg। ठीक, नेग्लेक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सल। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सल जो है इसको नेग्लेक्ट हम कर रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे जब हम दोनों अप्रोचेस को देख रहे होंगे। ठीक है, an effort of 10 Newton is applied on the axle in a horizontal direction shown at a mid span of the axle। ठीक है, तो यहां पर कहीं पे बिल्कुल बीचों बीच से आपका परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, यहाँ पे इस फिगर में परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आउटवर्ड। ठीक है, आप कह सकते हो कि इस तरीके से फोर्स लग रही होगी कितने की, 10 न्यूटन की, जो कि आपको यहाँ पर लेफ्ट डायग्राम में दिख रहा है। ठीक, एज्यूम दैट द व्हील मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिप। तो ये आपका एक प्योर रोलिंग की कंडीशन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। The acceleration of the wheel axle system in the horizontal direction is। तो यहां पर कुछ नहीं पूछा हुआ है आपसे, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि acceleration of center of mass बता दीजिए। ठीक, जब भी आपका ये प्योर रोलिंग कंडीशन जनरल प्लेन मोशन होगा तो आपको कुछ इक्वेशंस हैं जो आप पढ़ते आते हैं। ठीक है, आप ट्रांसलेशन रोटेशन में ये सारी बातें आप पढ़ते आते हैं, वही आपको यूज करना होता है, बस केयरफुली यूज करना होता है। क्या क्या इक्वेशन होती है? इक्वेशन होती है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन आपकी हो गई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तीसरी इक्वेशन आपकी हो गई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर रिक्वायर्ड है तो ये इक्वेशन भी आपकी करेक्ट। अब ये v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होगा कि v इक्वल टू आर वन ओमेगा होगा कि v इक्वल टू आर टू ओमेगा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है, बट v इक्वल टू आर ओमेगा प्रोवाइडेड कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप ना करे। उसके अलावा ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपको यूज करना होता है। ठीक है, और सारे के सारे वेल एक्सप्लेन्ड हैं। इनमें से दो आपके तो न्यूटन से ही आते हैं, लॉज ही हैं। बाकी इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लिपिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर एक्सेलरेशन भी है तो ACM इज इक्वल टू आर अल्फा भी होगा। ठीक, चलो तो पहला तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहली इक्वेशन हमने लिखी। पहली इक्वेशन हुई एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि एज फार एज प्योर रोलिंग इज कंसर्न, अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हो। फिर से सुनिए, प्योर रोल का मतलब फ्रिक्शन हो या फिर फ्रिक्शन ना हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। दोनों में से आप कोई भी बात कंक्लूड नहीं कर सकते कि फ्रिक्शन होगा ही होगा या फिर फ्रिक्शन नहीं ही होगा। ठीक, फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है तो कब होगा, कब नहीं होगा? अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है एक्सेलरेशन के साथ तो उस केस में फ्रिक्शन होगा। अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, अगर एक्सेलरेशन आपकी नॉट इक्वल टू जीरो है तो फ्रिक्शन भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इन केस अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन जीरो होगा। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन ही पूछा हुआ है, बॉडी एक्सेलरेट कर भी रही है, समझ में भी आ रही है, तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, डेफिनेट सी बात है। अब बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड होगा। देख लो इधर, जब भी बॉडी प्योर रोल करती है, whenever body is performing a pure rolling motion, तो उस केस में फ्रिक्शन इज डिसाइडेड बाय द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। वंस अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर एक्सेलरेशन नहीं है प्योर रोलिंग के साथ तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो कॉज ऑफ एक्सेलरेशन विल डिसाइड कि व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन।
अगर मान लो कि एक सिर्फ F लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस F द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी हैविंग दिस टेंडेंसी टू स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर द फ्रिक्शन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका बॉडी के ऊपर मान लो कि इस तरीके से हमने टॉर्क लगाया होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी आती पीछे की तरफ स्लिप करने की, और फ्रिक्शन आपका राइट की तरफ होता। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपका फोर्स भी है और टॉर्क भी है। जब आप इस 10 न्यूटन को शिफ्ट करेंगे एट द सेंटर, तो आपको पता चलेगा कि फोर्स तो है ही, साथ में आपका एक टॉर्क भी है। बट द गुड थिंग इज कि फोर्स और टॉर्क दोनों की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी है आगे की तरफ स्लिप करने की, इसलिए जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो आपका पीछे की तरफ होगा। इसलिए जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो आपका पीछे की तरफ होगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने इस F को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ रोटेशनल इफेक्ट है या नहीं है, तो मैंने इस 10 न्यूटन को सेंटर पे शिफ्ट किया। जब मैंने इस 10 न्यूटन को सेंटर पे शिफ्ट किया तो पाया कि फोर्स की वजह से भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी टेंडेंसी राइट की तरफ स्लिप करने की है, जो टॉर्क है उसकी वजह से भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी टेंडेंसी राइट की तरफ स्लिप करने की है, और इसीलिए जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, लेट्स से कि यहां पर दो व्हील्स हैं, तो दोनों व्हील्स पर जो फ्रिक्शन आ रहा है वो पीछे की तरफ आएगा, इस बात की गारंटी है। मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो है F। ठीक, हालांकि आपसे फ्रिक्शन पूछ नहीं रहा है, पर मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है F। फाइन, तो इक्वेशन आपकी F net इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2F इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। कितना हो गया मास, 1 kg, 1 kg और ये 1.5 kg। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया, 3.5 MACM। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी जो कि परफेक्टली करेक्ट है। ठीक, दूसरी इक्वेशन आपकी है नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपका टाइम बचाएगी। ये जो टी नेट इज इक्वल टू आई अल्फा है, ये आप 2 पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। दोबारा से सुनिए, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा जो इक्वेशन है वो आप 2 पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। अबाउट सेंटर तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख सकते हैं। सेंटर के अबाउट टी नेट इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा जा सकता है, साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं होता या फिर कुछ और सिस्टम होता तो आप टी नेट इक्वल टू आई अल्फा नहीं लिख पाते। बट यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे इसी तरीके से बोलना चाहिए कि टी नेट इक्वल टू आई अल्फा कुड बी अप्लाइड अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी, और इट कुड आल्सो बी अप्लाइड अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर, या फिर अगर सेंटर ऑफ रोटेशन है तो फिर सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक, तो यहाँ पर टी नेट इक्वल टू आई अल्फा हम लोग सी के अबाउट अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं टी नेट इक्वल टू आई अल्फा सी के अबाउट लिखूंगा तो इक्वेशन आपकी आएगी 2 इंटू एफ इंटू 0.4 माइनस 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू आई सी इंटू अल्फा। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर ये आपने क्यों क्लॉकवाइज टॉर्क लिया, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा क्यों किया। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इस सिस्टम के लिए आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, जो बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन है वो एसीएम है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए इस बॉडी के साथ एसोसिएटेड वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। ठीक, तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप नहीं करेगा। फाइन, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने यहां पर लिखा, और एल्स नेगेटिव साइन की वजह से आप अल्टीमेटली जानी जाते कि जो आपने अल्फा कैलकुलेट किया है, जो आपने इक्वेशन लिखी है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिखी हुई है। ठीक, बट ये कॉमन सेंस से हम ये समझ सकते हैं कि अल्फा अगर टुवर्ड्स राइट है, सॉरी एसीएम अगर टुवर्ड्स राइट है, तो इस केस में फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन अल्फा शुड बी क्लॉकवाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लिप। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन आपका होता है ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ACM इज इक्वल टू आर अल्फा यहां पर आप यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लिपिंग। ठीक,
इक्वेशन 2 में इक्वेशन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा को एसीएम से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 0.8f माइनस 1 इज इक्वल टू 0.8 एसीएम। फाइन, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमने कैलकुलेट किया। एक और इक्वेशन जिसमें एफ और एसीएम है, यहां पर हमें एफ को कैलकुलेट नहीं करना, फ्रिक्शन को कैलकुलेट नहीं करना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग कह सकते हैं कि एसीएम की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1.3636 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा टाइम लेगा, यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि टी नेट इज इक्वल टू आई अल्फा जो है वो आप 2 पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, या फिर ये कहें कि इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट और सेंटर के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट हमने देख लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे यही जो सेकंड मेथड में बोल रहा था आपसे, अब हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट पॉइंट पी। ठीक, तो अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट कैलकुलेट करूं तो टीपी इज इक्वल टू आईपी इंटू अल्फा। ठीक, एक इक्वेशन में ये यूज करूंगा और दूसरी इक्वेशन में यूज करूंगा एसीएम इज इक्वल टू आर अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने टीपी कैलकुलेट कर लिया, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, आईपी कैलकुलेट कर लिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, ठीक है, अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी, तो आपका अल्फा डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर आपका अल्फा डायरेक्टली आ गया तो आप एसीएम को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर जो कैलकुलेशन है वो आपकी इजी हो जाएगी रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मेथड। ठीक, बट यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी बहुत 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 शानदार होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्टली कर पाएंगे यूजिंग सेकंड मेथड। जब मैं लिख रहा हूं टीपी, तो टीपी लिखना तो बहुत आसान है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू मोमेंटम, मोमेंटम आपका 0.3 मीटर के बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 0.3। जब मैं आईपी कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पर मुझे यूज करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस फिगर में, लेफ्ट फिगर में देखें तो यहां पर पॉइंट पी से पास करती हुई वो लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, या फिर अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस जो कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच कर रही है। ठीक, तो इस एक्सिस की बात हो रही है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा, इस एक्सिस की बात हो रही है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं दोनों व्हील्स पर, उनको छूती हुई जो उनको उनके थ्रू जो पास कर रही है, उस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। अब आईपी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस व्हील हम क्या कर लेंगे, एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर, क्योंकि रिंग के शेप, रिंग की तरह से डिटेल जो है इसकी वो रिंग के हिसाब से है, तो हम यहां पर एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर करके व्हील्स के लिए तो निकाल लेंगे आईपी की वैल्यू। बट व्हाट अबाउट दिस एक्सेल, क्या हम एक्सेल को भी, एक्सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आईपी है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, यही अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर यहां पर क्वेश्चन में बात किया हुआ है कि आपका मास है, एक्सेल का मास है, बट एक्सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेल का मोमेंट, हालांकि इनको स्पेसिफिकली ये चीज लिखनी चाहिए थी कि एक्सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो आप सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करते हैं, लेकिन आइडियली उनको मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, कि यू कैन नेग्लेक्ट इट। अब नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हो, फिजिकली आप कैसे समझ रहे हैं? फिजिकली हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे व्हील पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस पर है। ठीक, उसी तरीके से जो एक्सेल है उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा अलोंग द एक्सिस होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा 1.5 kg का मास है वो आपका कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है फ्रॉम पॉइंट पी,
it is located at a distance of 0.4 मीटर। ठीक, तो आप जब आईपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक्सल की वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो आईपी आपका कितना हो गया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर व्हील्स कितना हो जाएगा 4 into r², एंड एज फार एज एक्सल इज कंसर्न तो इसकी वजह से हो जाएगा m r²। ये 4r², आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, mr² प्लस mr² कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोथ व्हील्स, तो टोटल आपका आ जाएगा 4r²। ठीक है, m की वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो गया I इंटू एल्फा। यहां से आप एल्फा कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 3.409 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एसीएम आपका हो जाएगा आर अल्फा विच विल बी इक्वल टू 1.3636 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप कि आपको यहां इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू एवरीवन।